प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 824 आईजे। देखिए 2026 का प्रिय विद्यार्थियों विज्ञान के यदि आप पेपर देने जाकर जानने वाले हैं तो सातों सेट देख कर जाइएगा। और सातों सेट प्राप्त हो चुका है प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें पहला सेट का मैंने पहले डिस्कशन दे रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग को जरूर देख लीजिए उसको। और ये जो हम लोग का प्रिय विद्यार्थियों देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विज्ञान का 2026 का 824 आईजे सेट है। ठीक है ना, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा जबरदस्त तरीके से। कहीं ऐसा ना हो कि यही आपके सेंटर पर मिल जाए पेपर प्रिय विद्यार्थियों, तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हम लोग यहाँ पर इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ देखिए भाग फर्स्ट में जब आते हैं यहाँ पर, तो पहले पार्ट में जो है फिजिक्स का पेपर मिलेगा आप लोग का। फिजिक्स का प्रश्न मिलेंगे फिजिक्स के। देखिए पहला प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच कहीं भी बन सकता है। तो देखिए पहला जो होगा प्रिय विद्यार्थियों राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच जो होता है वो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। पहले प्रश्न का विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विलंब से दूर हटती हैं तो वह क्या होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ठीक है, या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले में जाती हैं, या फिर पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर अविलंब से दूर जब हटती है प्रिय विद्यार्थियों, तो इसका मतलब होता है कि सघन माध्यम से वो विरल माध्यम में जाती हैं। कहाँ होती है, ए डेंसर मीडियम टू अ रेरर मीडियम। तो दूसरे का विकल्प नंबर ए जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्न क्या तीसरे की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है आप लोग का। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ पर जो प्रिय विद्यार्थी ये जो प्रश्न है आप लोग का 15 सेंटीमीटर और इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए यू का मान दिया है कितना आपका 30 दिया है, ठीक है, और भी एफ का मान कितना दिया हुआ है आपका 15 दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, और आपको निकालना क्या है, भी निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ भी जब देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर होगा, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो जब हम लोग लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर 1/15 देखिए 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/b माइनस 1/u होता है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/में 15 माइनस 1/में 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा 30 आएगा, 2 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है ना, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/30 हो गया आपका। तो ये देखिए 30 एग्जैक्ट 30, तो यहाँ पीछे की ओर बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी का मान जो आ रहा है वो धनात्मक में आ रहा है 30 आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा प्रिय विद्यार्थियों। यानी 30 सेंटीमीटर दूर स्थित अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब का कहाँ बनेगा 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ठीक है ना, और जब बनेगा ये तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज, तो यानी यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 30 सेंटीमीटर पर वस्तु दूसरी ओर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा, तो 30 ही सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस का देखिए 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/b माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमको भी का मान तो निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/u और ये प्लस 1/f हो जाएगा। ठीक है, और 1/b का मान तो निकालना ही है। u तो अब देखिए u 30 दे दिया माइनस में, तो यहाँ पहले से यहाँ माइनस 30 रहेगा, तो यहाँ 1/ देखिए 1/15 माइनस 1/30 हो जाएगा। इसको निकाल के सॉल्व करेंगे तो आपका सीधे आएगा यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर, फटाफट शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश रंग कौन होता है। देखिए आधार से दूरस्थ, पास अगर कहा जाए तब तो लाल होता है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है ना, यहाँ दूरस्थ की बात हो रही है ना, तो यहाँ देखिए लाल, पीला, नीला या फिर बैगनी, तो यहाँ देखिए बैगनी वाला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, एम्पियर सेकेंड जो होता है वो किसका मात्रक होता है। देखिए एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो हम लोग जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है धारा इंटू समय होता है, तो एम्पियर सेकेंड जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। पांचवे का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, एक सेल से R1 तथा R1 दो प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनके प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं, प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्माएं H1 व H2 है, तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये हम लोग का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका H1 बटे H2 इक्वल टू I1 स्क्वायर बटे I2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो जब भी समांतर क्रम में तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। जब इस वैल्यू को सॉल्व करके निकालेंगे धारा और उष्मा के केस में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सातवां हम लोग का प्रश्न है। तो सातवें का विकल्प नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, मीथेन का संरचना सूत्र क्या है। मीथेन का संरचना सूत्र प्रिय विद्यार्थियों देखा जाए तो सबसे पहला जो यहाँ पर जो होगा आपका स्ट्रक्चर देखिए ये होता है एथ मेथ प्रो ब्यूट। देखिए एच 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 और ये भी एच, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका मेथेन। तो ये पहला है, देखिए सबसे कार्बन की सबसे न्यूनतम इकाई प्रिय विद्यार्थियों मेथेन ही है। ठीक है ना, तो ये पहला ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नौवें प्रश्न की ओर। देखिए नौवां प्रश्न क्या है हम लोग का, सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी जो है C2H4 है, या फिर CH4 है, या फिर CH4 C2H6 है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको सजाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये जो कार्बन हो गया, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, और इसको जब सजाएंगे तो देखिए 6 लोग सजा दीजिए। यहाँ पर देखिए चारों लोगों को H के साथ H H, देखिए यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए सजातीय श्रेणी के रूप में यही है प्रिय विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जबकि देखिए इसमें अल्कोहल ग्रुप है और यह एथीन है, एथाइन है, ये सब है, ये सब सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है PbNO3 ट्वाइस होता है। Pb लेड का फॉर्मूला होता है, NO नाइट्रेट का, NO3 नाइट्रेट का होता है, तो PbNO3 पर ट्वाइस रहेगा तो इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। 10वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो एग्जैक्ट 7 होता है। कितना होता है, एग्जैक्ट 7, ये उदासीन है। ठीक है ना, तो 11वें का सी राइट हो जाएगा। एंटीमनी देखिए 12वें का जो एंटीमनी क्या है, ये हम लोग का 12वां प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, और ये जो है उपधातु के रूप में एंटीमनी बिस्मथ ना, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ जो है, ये बिस्मथ जो है उपधातु है। 12वें का एंटीमनी जो है उपधातु सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा ना, मेटलॉइड है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। देखिए 13वां देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, 13वां हम लोग का जो लिखा गया C3H3COOH कम लिखा है, C2H5OH एल्कोहल के साथ नहीं, एथिल एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रिय विद्यार्थी H जो होगा आपका OH के साथ चला जाएगा, तो जब चला जाएगा तो ये H2O निकल जाएगा बाहर। देखिए H2O निकला भी है यहाँ पर, तो जो बचा देखिए CH3COOH बचा ही है और C2H5 ले जाकर जोड़ दीजिए, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी एकदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर केमिस्ट्री का भी पोर्शन खत्म हुआ आपका, यहाँ जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में देखते हैं प्रश्न कौन कौन से पूछे गए विद्यार्थियों। कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा कौन है। तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ATP होता है। क्या होता है, ATP जो होता है यही राइट होगा आपका। 15वां देखिए प्रश्न क्या है, पित्त रस का स्राव कहाँ पर होता है, पित्ताशय द्वारा, यकृत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या फिर अमाशय के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए यकृत के द्वारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग लीवर बोलते हैं। तो 15वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16वां देखिए क्या है, पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कोष में क्या होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, बीजांड या फिर परागकण। तो 16वां जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, परागकण आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17वां हम लोग का प्रश्न क्या है, 17वां प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 17 देखिए, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, कहाँ पर होती हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका तो 17वें प्रश्न का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पर, ब्रायोफिलम में होती है, कहाँ पर, ब्रायोफिलम में होती है। ठीक है ना, तो ये आपका 17वां का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 18वें प्रश्न की ओर। एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है। देखिए एक लिंगी फूल के उदाहरण में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर फ्लावर ऑफ पपाया जो हो गया, यानी पपीते का जो फूल होता है वो एक लिंगी फूल का उदाहरण है। ठीक है ना, एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है,
पपीते का फूल। ठीक, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो प्रिय विद्यार्थियों 120/80 रहना चाहिए। ठीक है ना, ये सामान्य है आपका 120/80। 19वां का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20वां हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला के निर्माण में अगर देखा जाए तो घास, गेहूं और आम, और घास बकरी और मानव, बकरी गाय और हाथी, घास मछली और बकरी। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर, क्योंकि जो घास होता है आहार श्रृंखला में, तो घास को बकरी खाती है प्रिय विद्यार्थियों, और बकरी को जो है मानव खाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 20वें का विकल्प नंबर जो बी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखिए प्रश्नों को लेकर आगे। यहाँ पर खंड ब में उपभाग फर्स्ट की ओर वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर देखिए, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, दर्पण के फोकस दूरी याद कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है, सीधा सीधा फार्मूला क्या है, 1/f = होता है 1/v + 1/u। जो वैल्यू दिया है उसका मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर होके आ जाएगा आपका। ठीक है ना, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। लेंस की उपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं, लेंस की फोकस दूरी यदि 30 सेंटीमीटर है। देखिए 2 ओम, देखिए 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो और ये है 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो एक तो देखिए यहाँ पर जो है आपका सीधा सीधा क्या होगा फिर विद्यार्थियों, आपको 1 ओम चाहिए। देखिए यहाँ पर तो 1/r = क्या होता है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। हम लोग हमेशा जो प्रतिरोधों को जोड़ते हैं 2 क्रम में, कौन कौन, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। तो मैं समांतर क्रम को आपको हल करा के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए तीनों का मान दिया है, 1/r = जो दिया है 1/2 + 1/3, r1 का मान 2 हो गया, r2 का मान 3 हो गया और r3 का मान जो हो गया 6 हो गया। ये हो गया। अब देखिए 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 के पारा में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 × 1 = 2, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 1। तो देखिए यहाँ सीधा सीधा क्या आया, 3 × 2 = 5, 1 = 6, तो ये आ गया 6/6। तो ये आ गया, काट देंगे तो आ गया 6 × 1 = 6। तो 1/r का मान कितना आ गया आपका, 1/1 आ गया। तो r का मान भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये समांतर क्रम में जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है 1 ओम आ जाएगा। और प्रिय विद्यार्थी इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, और जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये r बराबर सीधे सीधे क्या होता है, r1 + r2 + r3। तो ये जो देखिए प्रिय विद्यार्थी ये श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो ठीक है ना। अगला देखिए क्या, धारावाही घरेलू विद्युत वितरण में उत्पन्न तारों नाम, कार्य और आवरण के रंग को बताना है। घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त करना है। यहाँ पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों में निर्भर करता है प्रिय विद्यार्थियों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम उल्लेख। देखिए जो 2-3 नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वो नियम बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वो भाग सेकंड में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कौन चीज पूछा गया है, एथेनोइक अम्ल है। ठीक है ना, तो एथेनोइक अम्ल कब होता है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए CH3, देखिए COOH ना, COOH को जानते हैं कि ये ओइक एसिड होता है। COOH बहुत मजबूत है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। 1 और 2 कार्बन हो गया तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया, और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक हो जाएगा, तो एथेनोइक हो गया। देखिए इसका संरचना हो गया, मेथेनल हो गया, मेथेनल। तो देखिए यहाँ पर HCHO हो गया। ठीक है ना, इसको हम मेथेनल बोलते हैं। एक कार्बन है देखिए CHO है तो ये आपका एथेनल लगता है इसका सफिक्स। एक कार्बन है तो ये मेथेनल हो जाएगा। 1 क्लोरोप्रोपेन, एथमेथ प्रोप ना, एथमेथ प्रोप। देखिए यहाँ पर ये हो गया CH3 और यहाँ पर देखिए CH3। अब देखिए यहीं पर जो है 2 लिख के यहाँ पर एक को Cl लटका दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ेंगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन का ये देखिए ये सीधा सीधा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ये देखिए नाइट्रोमेथेन बोल रहा है, नाइट्रोमेथेन। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्या हो जाएगा इसका प्रिय विद्यार्थियों, C ले लिए, इधर ले लिए, इधर ले लिए। नाइट्रो कह रहा है तो पहले भैया NO2 जोड़ लीजिए। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया और यहाँ पर भी H हो गया। देखिए मेथेन तो है ही, सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया नाइट्रोमेथेन। इसका प्रीफिक्स नाइट्रो होता है NO2 का, तो नाइट्रोमेथेन का देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो पक्का मैंने
कर दिया आप लोग का 4 से 5 नंबर। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो धातुओं को जो होता है उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर सजा कर रखने की प्रक्रिया जो होता है उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके अनुप्रयोग में अगर देखा जाए तो धातुओं का अध्ययन आसान हो जाता है और कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो है इसका हम लोग को ये चीज़ पता चल जाता है, ठीक है ना। मिश्र धातु किसे कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलने से जो धातु बनता है उसको हम मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे कहा गया कि कॉपर के 2 मिश्र धातु के नाम बताना, देखिए तो क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया आपका Cu2O हो गया, CuFeS2 हो गया आपका ना, ये देखिए ये जो हो गया 2 आपका हो गया ना। तो मिश्र धातु का तो ये उपयोग तो जानते ही हैं कि जो मिश्र धातु के रूप में जो होता है या गन मेटल के रूप में बहुत जगहों पर इसका यूज होता है। देखिए IUPAC नाम है, देखिए यहाँ पर तो ये मैंने पहले बताया कि H हो गया, C हो गया, फिर यहाँ पर भी H हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो होगा आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन HCHO, देखिए यही है, एक कार्बन है तो ये मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन तो है ही नहीं, एक ही कार्बन है तो ये मेथेन हो गया। अब ये CHO को हम लोग अल जोड़ते हैं तो ये मेथेनल इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है। चलिए यहाँ दूसरा जो दिखा गया यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप बोलते हैं। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, PENE, प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन का, ठीक है। कार्बन की संयोजकता पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों कार्बन का अगर देखा जाए तो कार्बन का रोल नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। तो संयोजकता अगर देखा जाए तो ये देखिए अगर जो बनाया गया 2 8 8 18 2 हो गया 4 हो गया, तो भैया इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए। तो इसकी संयोजकता के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बनाएगा। तो यहाँ देखिए एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, लेकिन कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसमें लिख लेंगे। देखिए बेकिंग सोडा हो गया आपका, खाने वाला सोडा हो गया, रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखना है। और बेकिंग पाउडर गर्म करने पर क्या होता है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, एक होता है NaHCO3 इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। और एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना। यही तीनों है प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से देखा जाए तो, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, खाने वाला सोडा और धुलने वाला सोडा दोनों को देख लीजिएगा। विस्थापन देखिए अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है कि एक की उपस्थिति में दूसरे को विस्थापित कर देना। जैसे कहा गया कि CuSO4 है, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर जैसे कहा गया CaSO4 पे लिख दिया हम लोग, C लिख दिए तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको ट्रांसफर कर दिया। तो कहा जाता है कि देखिए अब ये जो होगा ये जो है H2SO4 ले लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल भैया सही से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, प्लस ये कॉपर से कराई क्रिया। तो कॉपर का जो है वह ये भी बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है इसका ज़्यादा स्ट्रांग है, हाई है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ हो जाएगा CuSO4 हो जाएगा ये, और H2 जो है बाहर हो जाएगा। तो कॉपर ने क्या किया, H2 को भी स्थापित कर दिया, तो इसको हम अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखा जाए तो जैसे कहा गया अम्ल और क्षार जब भी मिलेंगे, देखिए HCl हो गया, प्लस क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH हो गया। तो यहाँ पर जब मिलाएंगे देखिए ये हो जाएगा NaCl, तो बना ये नमक बना और साथ में पानी बना यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अम्ल और क्षारक के मिलने से क्या होता है, लवण बनता है और साथ ही साथ जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलते हैं। जब योगात्मक दो अलग अलग समीकरणों को जो मिलाकर हम लोग एक तीसरा समीकरण बनाते हैं, अभिक्रिया बनाते हैं, तो उसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर उपधातु के रूप में उपभाग थर्ड में देखिए यहाँ पर क्या है, एक तंत्रिका कोशिका में देखिए यहाँ पर लिंग गुणसूत्र में से आप क्या समझते हैं, उत्पादक एवं उपभोक्ता में 4 अंतर बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए विद्यार्थियों, और कहीं से भी जहां से मिले उत्तर इसका आपका, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसी चैनल से पढ़िए, लेकिन जहां से भी उत्तर मिले आपको इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, बाद में आपको पछताना न पड़े। मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी सेम टू सेम यही प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन लोगों को तो मैंने पूरा डिटेल में पहले ही बता दिया। तो इस प्रश्न को जो है पेपर को जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन इससे पहले वाला सेट यदि आपने नहीं देखा है तो उसको पूरा देख लीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। ये सेकंड सेट आप लोग को मिल चुका है, अब जो बचा हुआ 5 सेट है वो भी आप लोग को मैं जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। जाइए फटाक से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए।